मेरा मानना है कि इस जीवन में आप पैदा हुए हैं, अगर आप मानव हैं तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। शायद मृत्यु ही सबसे बड़ी शांति होती है। सत्य भी मृत्यु ही होती है। साहित्य जो है संतुष्टि का विषय नहीं है। साहित्य है संगम है, एक कुंभ है। डूब जाइए साहित्य। जीवन के जब हम किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं या फिर आगे बढ़ते रहते हैं तो कई बार निराशा भी हाथ लगती है। उस निराशा के बीच में आपको प्रेरणा कहाँ से, ऊर्जा कहाँ से मिली कि फिर नहीं, फिर से आगे बढ़ना है? वही रिश्ते काम आते हैं जब जीवन बनाते हैं। जानते हैं, मैं कहता हूँ प्रेम करिए आप। प्रेम एक ऐसा पवित्र बंधन है जो आपको हम्बल बनाएगा। झुकना में हर रंग का होना और दर्द के अंतिम पहलू पे उजरना, ये एक साहित्यकार जो है सौभाग्य के साथ कार्य होता है। दर्द को देखा और जाना ये एक वरदान है ना। गरीबी भी अपने आप में वरदान होती है। बिल्कुल। अगर मैं जानता नहीं दर्द क्या हो तो मैं क्या लिखता आपको। आप क्यों पूछते भाई कि आपने कैसे लिखा। एक काल्पनिक तो भाई ठीक है, कल्पना कर लिए, लेकिन जो है ना एहसास जो होता है जीवन में, जो माध्यम है जो आपको जीवन के हर पहलू में एक दीवार बनकर बचाएगा, आपके साथ रहेगा। प्रेम सिर्फ वो माध्यम है और जीवन में कोई वो माध्यम नहीं है जो आपको संसार में बचा ले। जीवन का हर रंग जियो, लौट भी आए तो हमको क्या मिलेगा। लौट भी आए तो हमको क्या मिलेगा। इश्क में फिर से नया धोखा मिलेगा। नमस्कार, मैं अनुराग और जनस्वराज के इस खास एपिसोड में आपको मिलाएंगे एक ऐसे व्यक्ति से। अगर समाज का कोई बड़ा व्यक्ति कहेगा तो वो युवा कहेगा, बच्चा कहेगा, लेकिन मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ तो व्यक्ति के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। बचपन से ही ऐसी प्रतिभा थी कि जब वो पढ़ाई के क्षेत्र में जाते थे तो जो उनके अध्यापक रहते थे, जो उनको पढ़ाने वाले रहते थे, वो किसी उनको भारत की जो सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज होती थी उस रूप में देखते थे कि ये लड़का अगर इसी तरह से लगन से मेहनत करता रहा, यही लगन रही इसकी, तो ये आगे चल के भारत के शीर्ष नौकरियों को हासिल करेगा। लेकिन जब वो लड़का अपने पढ़ाई के दौरान में ही थोड़ा सा समाज से जुड़ता है तो आज का समाज में जो एक्टिव व्यक्ति हैं उनको नेता मान लेता है। तो समाज नेता का उपाधि दे देता है और ये कल्पना करने लगता है कि ये व्यक्ति अगर राजनीति क्षेत्र में आएगा तो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है। तो मैं आप हमारे फ्रेम में देख ही रहे होंगे, आप वैदिक द्विवेदी जी हैं और इनकी कहानी क्या रही शुरुआत से, कैसे संघर्ष रहा, कैसे क्षेत्रों में आना जाना, और चाहे बात करें साहित्य की, राजनीति की, सामाजिक अध्ययन, आज इन्हीं से ही जानते हैं। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका। आपका आभार, आपने हमें समय दिया और बड़ा सुख का विषय है कि हम आप बचपन से साथ में रहे और हम लोग का अध्ययन साथ में हुआ। आप सीनियर रहे, मैं जूनियर रहा। हाँ। और बात रही समाज की, समय की। हमारा अध्ययन जब होता है तो हमारा दिमाग का विस्तार होता है। ऐसे व्यक्ति का विस्तार कैसे होगा, अध्ययन से होगा। जी। सही बात है कि मैं पढ़ने में बेहतर था। तो मेरा एम भी था कि मैं वैसे करूँगा। मैंने तैयारी भी की, फ्री का मतलब सिलेबस वगैरह किताब भी लिया, किताबें मैंने पढ़ी भी। लेकिन जीवन कहाँ ले जाए व्यक्ति को, समय पछती होती है। गांव के समाज के लोग, आप कितने हम्बल है समाज को लेकर जो है, आपकी सोच कितनी बड़ी है। तो मैंने जब देखा कि भाई अगर मैं एक अधिकारी बनता हूँ, एक दायरा बन जाएगा, दबाव में काम करना पड़ेगा। और मेनली आज आपका डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, व्यवस्थाएं ऐसी हैं। अगर आप किसी दल में काम कर रहे हैं, किसी पद पे काम कर रहे हैं, ओहदे पे काम कर रहे हैं, बच के रहना पड़ता है। तो मैंने अध्ययन पे ध्यान दिया और मेरा मोटिव था कि भाई पढ़ोगे तो कुछ करोगे। मेरा एम था, और बचपन से तब चीज़ों को लेके जानना हो गया और एक जिज्ञासा थी कि भाई कुछ नया करो, कुछ जानो, बेहतर जानो। और लगन से मैंने अभ्यास किया और लेखन का शौक था। लेखन मेरे जहन में था, कविताओं को पढ़ने का शौक था। और राजनीति में आने कोई एम था नहीं, लेकिन बचपन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने अपने आप को जोड़ा। और सिर्फ उस जमाने में एनएसयूआई और एबीवीपी शायद हमारे कैंपस तक आए थे। कैंपस में आए तो उन्हें बताया कि देश पहले है, व्यक्ति पहले है, समाज क्या होता है, समाज की परिभाषा क्या है, राष्ट्र क्या है, देश क्या है। मतलब अध्ययन की कड़ी वहाँ से शुरू होती है और वह कड़ी डीवाईएफ और आइसा की तरह उस पर खत्म होती है। छात्रावास में हम लोग का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। हमने लोहिया जी को, अम्बेडकर जी को, विवेकानंद जी को, बड़ा प्रताप जी की जीवनी को, कार्ल मार्क्स को, स्टालिन, मतलब जितनी विचारधारा है मैंने अध्ययन किया। जैसे कि किसी के जीवन में अगर हम जाते हैं और तो कई प्रकार के लोग भी आते हैं, हम एक विचारधारा से कटे कहीं गए, किसी नए क्षेत्र में हम शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ हमारा भविष्य तय लोग तय कर देते हैं, स्वयं ही हम नहीं कुछ करते हैं, समाज सब तय कर देता है। और
उस बहकावे से निकल के कैसे फिर दीपक द्विवेदी जो है, वैदिक द्विवेदी, दूसरे क्षेत्र में जाके स्वयं को प्रमोट कर पाते हैं? विचार मानवता के लिए होता है, विचारों की सीमा नहीं होती है। मैं मानता हूँ विचार समाज के, देश के, संसार के हित के लिए होता है। यदि हम कहें कि विचारों की सीमा होती है, शायद वो एक बड़ा मूर्खता होगा हमारे लिए। हवाओं की दिशा नहीं होती है, हवा सबके लिए है, पेड़ों के लिए भी है, पंछी के लिए भी है, नदी के लिए भी है, और हवा सबके लिए माध्यम बनता है। तो विचार माध्यम बनते हैं हमारे आपके विस्तार के लिए। मेरा मानना है कि जीवन में आप पैदा हुए हैं, अगर आप मानव हैं, तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। मैं मानता हूँ कि जो मेरे सवाल है उसका जवाब मुझे मिल जाए, और समाज का समाज जाने। समाज सेवा तो ठीक है, लेकिन समाज सेवा अगर चाहता हो सेवा कर पाएंगे? सेवा कैसे करेंगे? अब आपको मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, आप नहीं लेंगे तो कैसे कैसे मैं आपको दे पाऊंगा? तो मेरा मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो मेरे अपने सवाल हैं वो कैसे खत्म होंगे, अध्ययन से खत्म होंगे। और विचारों की सीमा नहीं होती है, विचार किसी बंधन से बंधे नहीं होते हैं। विचार का विस्तार ही उसका वास्तव में एक रूप है, और विचारों का विस्तार और विचारधाराओं को पढ़ना, समझना, जानना, गुथना अपने आप को, मेरे अंदर शांति के लिए है। मैं नहीं मानता कि आप इस धारा को मानिए, विचारधारा को सुनिए। मैं क्यों कहूँगा आपसे? ये आपकी खुद का निर्णय होगा कि आपका कितना क्षमता है, कितना आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, कितना आप बदलाव चाहते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर आप निश्चय कर ले कि हम इसी धर्म बने रहेंगे, तो कोई बदल नहीं पाएगा जीवन के आपको जो है। लेकिन वो स्टेज कब आएगा कि जब वैदिक द्विवेदी को लगेगा कि हाँ, मैं अब संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे इससे आगे कहीं नहीं जाना है, या इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना? आपका सवाल बड़ा बेहतर। संतुष्टि व्यक्ति के चरित्र में होता ही नहीं है, और सवाल कभी खत्म हो शायद ये जीवन के लिए तो नहीं, कुछ असंभव लगे ही कि है। हाँ, ये थोड़ा सा बेहतर कर लिया हूँ अपने जीवन में। ये तो और ये तो ईश्वर की इच्छा होगी, महादेव जाने की। अब शांति, शायद मृत्यु ही सबसे बड़ी शांति होती है। सत्य भी मृत्यु ही होती है, और मृत्यु के उपरांत तक कुछ ऐसा करना है, इतना अध्ययन करना है, लोगों से जुड़ना है कि जीवन का सार्थक जो मूल है वो मैं समझ जाऊं। मेरे लिए क्या क्या मैं था, मेरे अपनों के लिए मैं क्या था, कल को मेरे परिवार होंगे, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी होंगी, तो मेरा दायित्व तो है कम से कम उनके लिए मैं उनका बन पाऊंगा ना। तो ये बात करते हैं थोड़ा सा साहित्य की आपके। तो आपका जो जीवन रहा है, कहीं ना कहीं सब गलियारों से होके गुजर के साहित्य पे आके थोड़ा सा ठहराव और साहित्य को अंदर से जानने की आपके अंदर जो जिज्ञासा, जो ललक रही, उस पर आप काम कर रहे हैं लगातार। तो क्या इसके बाद जो कहते हैं कि जो अटल जी का था कि साहित्य और राजनेता वाला कॉन्सेप्ट, वो वैदिक द्विवेदी के अंदर भी देखने को मिलेगा? मैं आजीवन राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, ये मेरा वचन आपको है। मैं आज अभी कम उम्र मेरी है, बहुत मेरी उम्र नहीं है, लेकिन मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि मैं इस जीवन में कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अभी से इतना दृढ़ संकल्प, भीष्म प्रतिज्ञा। संकल्प संकल्प निर्णय इसलिए है कि मेरा दृष्टि, मुझे लक्ष्य दिख रहा है। मेरा ये एक मेरा पैमाना है। मुझे दायरा मेरा पता है कि दायरा मेरी क्या है। मैं जानता हूँ कि मेरी एक सीमा है, और मैं जानता हूँ कि यदि मैं अपने बंधन में रहूंगा तो मेरी अपनी क्षमता है कि उतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन यह है कि हस्तक्षेप है ना, एक कंट्रोल रहेगा मेरा, ये मैं मानता हूँ। आपने कहा विचार, जी। तो मैं भी विचार रखूँ, तो मेरे विचार रहेंगे। चलिए, तो साहित्यकार के साथ एक विचारक शब्द जो है आज से मैं जोड़ लेता हूँ आपके बिल नाम के आगे। विचारक, विचारक भाई साहब हर कोई है, और विचारक आप भी हैं, विचारक हम भी, जो अपने बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे। विचारक कोई, मैं मानता हूँ कि मैं ना आऊंगा अलग विषय, लेकिन मेरी विचार और मेरे क्रियाकलाप, मेरे शब्द आपको मिलेंगे समाज में। तो जैसे आपका जो है शुरुआत से बताया, जीवन भी पढ़ाई के क्षेत्र से निकल के छात्र राजनीति में आया, लोगों सामाजिक कार्यों में भी आप अग्रणी भूमिका निभाए अपने। और साहित्य में भी देखें तो आप जो वो सीढ़ी दर सीढ़ी होती है कि पहले एक लाइन लिखेंगे, फिर दो लाइन लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे, तो ये सिलसिला चलते हुए उपन्यास तक पहुंच चुका है। तो वहां भी आपको संतुष्टि नहीं मिली, या स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाए कि यार ये एक लाइन, दो लाइन की, 8 लाइन, 10 लाइन की कविता लिखने से क्या है? साहित्य जो है संतुष्टि का विषय नहीं है। साहित्य है संगम है, एक कुंभ है, डूब जाइए साहित्य में, जो मैंने अब तक पढ़ा है। और साहित्य में मैं एक छोटा सा, मतलब एक है ना, एक अंश मात्र हूँ, मैं लेस मात्र हूँ, मैं साहित्यकार नहीं हूँ। मैं साहित्य का सेवक हूँ, साहित्य को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। जानता मैंने साहित्य क्या है, मैं साहित्य की उपासना के लिए खुद को योग्य बना रहा हूँ कि साहित्य जो मेरा चयन करे, और जिस दिन साहित्य ने मेरा चयन कर लिया तो मैं साहित्यकार बन जाऊंगा। और साहित्यकार बनना ये मेरे लिए कोई संघर्ष नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मेरे लिए एक जीवन का अपना अनुभव है कि जैसे मेरे मित्र हैं, मेरे लोग हैं, मेरे साथी हैं, समाज है, जो मैं देख रहा हूँ वर्तमान दृश्य में। आज इस दौर में लोग, आज आप डिजिटल मीडिया हो गया, तमाम चीजें व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन मेरा मानना है किताबें जो हैं सच बोलती हैं।
ये जो चीजें हैं कभी बदल जाएंगी, लेकिन किताबें जो है वो झूठ नहीं। बदलेंगे। एक बार लिखित में अगर आप लिख दिए, अगर आपका बयान आ जाए कि कल को आज चुनाव में देखते होंगे आप कि हर रैली में नेता अलग अलग बातें बोलता है, अलग अलग। तो एक दुखद बात है समाज के लिए। आज आपने कहा कि राजनीति, आप एक सवाल करते हैं आज कि आप क्यों नहीं आए राजनीति में, क्यों आपको आना चाहिए राजनीति में अगर आप इतने अच्छे वक्ता हैं। बिल्कुल। दिक्कत है ना कि लोग आज आपका औकात देखते हैं, धन बाहुबल देखते हैं। तो कभी डेमोक्रेसी में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतना गंदा विचार शायद समाज के लिए अभिशाप है। और आज डेमोक्रेसी में दो वर्ग हो चुका है। ए जो है वो धन से बाहुबल से भरपूर हो चुका है, और बी जो है झंडा होता है, जय जिंदाबाद करेगा। एक मंत्री जी आएंगे, उनका बेटा आएगा, हमारी पीढ़ी मंत्री जी की लगाम करेगी, सेकंड पीढ़ी जो मेरी उनके बच्चे की लगाम, थर्ड पीढ़ी जो मेरी उनको कुत्ते के लिए जय बोलेगी। तो ये समाज का एक क्रम, एक धन का जो व्यापक रूप से एक बैर बन चुका है, एक दीवार खड़ी हो चुकी है। इससे एक आम आदमी चाह कर भी जो है अपने जीवन में राजनीति में नहीं आ सकता है। तो उस खाई को पाटने के लिए कुछ लोग को जो है विचार करना पड़ेगा। तो आप उस खाई को पाटने के लिए, राजनीति को समझने के लिए का कलम का सहारा लेना आप उचित समझ। बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद से लेकर आज हर साहित्यकार, बाबा नागार्जुन रहे हो, कोई भी रहा हो, और दिनकर जी रहे हो, निर्मला जी रहे हो, तुलसी जी रहे हो, कोई भी रहा हो, मैं मानता हूँ साहित्य के लिए जिसने भी उपासना, जो भी एक कलम चलाया, उस समाज की व्यथा को उसने लिखा। एक साहित्यकार ही है जो लड़ पाएगा। हो गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस संभाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये क्षमता साहित्य में ही है। आज समाज को ऐसा कौन दे पाएगा? अश्लीलता, आज अश्लीलता जो है चरम पे है। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। अश्लीलता शब्द आया, तो कहीं ना कहीं जो आज के लेखक हैं, अपनी पीढ़ी के हैं, आपके हमारी पीढ़ी के हैं लेखक, वो इस चीज को साहित्य में भी प्रयोग कर रहे हैं। अश्लीलता तो नहीं कह सकते ये, लेकिन जो साहित्य आ रही है आज समाज में, उसमें भी भद्दी भद्दी गालियां जो हम आप परिवार में नहीं दे सकते, नहीं बोल सकते, उस शब्द को साहित्य में स्थान मिला। और वो आपको आपको भी शायद पता होगा, आपने भी एक आध दो पढ़ी होंगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और वो धड़ल्ले से बिक रही हैं, बेस्ट सेलर में है। ये साहित्य के लिए कहाँ तक ये विद्यार्थी परिषद में मैंने एक शब्द सीखा था, ज्ञान से लिखता, मतलब ज्ञान चरित्र एकता। तो आज ज्ञान किसी के पास, शायद मैं नहीं कहूंगा कि शायद ज्ञान अल्प रूप से किसी के पास रहेगा। ऐसे डिग्री मिल रही है, डिग्री मिलना अलग विषय होता है, ज्ञान अलग विषय होता है। और ज्ञानवान नहीं है तो आपका चरित्र खत्म हो जाएगा, चरित्रवान नहीं है समाज का पतन हो जाएगा। तो ज्ञान तो है ही नहीं है समाज में। आज बच्चा अधिकारी बनने के लिए पढ़ता है, आने वाली पीढ़ी किसके लिए पढ़ रही है? मुझे साइंटिस्ट बनना है। ज्ञान किसी, आप कोई बोला कि मुझे ज्ञान चाहिए? बच्चे को विद्यालय में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, आप घर में पढ़ाते हैं, आप चाहिए ज्ञान मशीन बना रहे हैं, रोबोट बना। इससे अच्छा है कि आप बच्चा ना पैदा करिए, रोबोट ले बाजार से। आप क्यों अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं इस सामाजिक प्रक्रिया में जो है? आज माता पिता बच्चों को बाध्य करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, धर्म में जी रहे हैं, प्रकृति से मतलब खिलाफ चल रहा है। प्रकृति मतलब कहती है मुझे आप महसूस करिए, वृक्ष है, हवाएं हैं, नदियां हैं, झरने हैं, ये हम कहानी में पढ़ेंगे। उनको बचाने के लिए हमारा एक आंदोलन है। ये साहित्य जो है बताएगी, बताएगी गाँव क्या था, मिट्टी की खुशबू क्या होती है, साहित्य बता पाएगी। साहित्य बता पाएगा। कुआं क्या होता है, साहित्य बता पाएगा। मट्टी के बारे में भी लिखे, साहित्य लिख पाएगा। तो साहित्य का पतन ना हो, साहित्य में अश्लीलता बिल्कुल ना हो। अश्लीलता क्यों डिमांड में है? क्योंकि भाई हम ज्ञानवान बिल्कुल नहीं है, चरित्र हमारा खत्म हो चुका है, जो हम देख रहे हैं हम लिख रहे हैं, गलती उनकी भी नहीं है, डिमांड उसी का है। डिमांड भी उसी का है। लोग आज का युवा धड़ल्ले से उसको पढ़ रहा है। और व्यवस्थाएं इसे बंदर के हाथ में तलवार देंगे आप तो गला काट लेगा अपना, जाहिर सी बात। सो यदि देश में आज व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, लोग कह रहे हैं आज लोग गाड़ी चल रहे हैं, उस जमाने में यह नहीं था तो आज ये हो गया। ये समाज की अपनी खुद की प्रक्रिया है बदलाव की जो है। कभी हम, अब आप बोलिए कि भाई किसी पार्टी विकास में, इसको नहीं मानता हूँ। आप थे होमोसेपियंस, आज आप पैसे चल रहे थे, एंडरसन मानो जो भी रहा होगा, तमाम चीजें इस तरह, मुझे इतना ज्ञात नहीं है, लेकिन हम अपने पैरों पर खड़े हुए तो हमारी अपनी विकास है, हमारा इतना अवधारणा थी। तो हम कुछ चीज़ों को इतना दबाव दे देते हैं। हमको अपने परिवार में बैठ के मतलब खुल के बात करना चाहिए, मुद्दों पे विषय बात करना चाहिए। आज आपकी बेटी है, बेटा है, भेदभाव नहीं। आप, मैंने एक पल मूवी देखी हीरा मंडी, बड़ी शानदार फिल्म, और उसके टीम, उस फिल्म के हर कलाकार को बहुत बधाई, और शानदार फिल्म है। मैं भी शायद उस फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी पहले फिल्म दवाई के रूप में, मतलब बॉलीवुड से रिलीज भी हुई। मुझे थोड़ा काम करने का वहाँ अवसर मिला, मैंने काम भी सीखा। मैं फिल्मों के लिए राइटिंग कर रहा हूँ। जो मेरी कहानियाँ हैं, किताब जो है मेरी फिल्मों की कहानी है, काम करेंगे हम। तो उसमें एक लाइन थी आखिरी में जो बोलता है कि ये समाज जब अपनी बेटियों को अपने संपत्ति में आज हिस्सा नहीं दे पाया,
तो इतिहास में कहाँ से हिस्सा देगा। इतिहास में कहाँ से हिस्सा देगा। 15 अगस्त 1947 को आपका देश आज़ाद हो गया, जी, लेकिन स्त्री आज भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही है। संघर्ष कर रही है। और ये वास्तव में सत्य है। आज आप लोग ये जातीय व्यवस्थाएं, ये तमाम चीज़ें, सावरकर जी से गांधी जी ने कहा था ये जमाने में कि भाई ये जो हिंदू है क्यों टूट रहा है, आज हिंदू में छूत है, ऊंच नीच भावना है, बिल्कुल। तो क्या कैसे इसको मिटाएंगे हम। सावरकर जी ने कहा कि अंतर जातीय विवाह 5 चलो है 5 साल बस कराओ, अंतर जातीय विवाह, जो छठी पीढ़ी है भूल जाएगी अपनी भूल जाति जाएगी की है, अपनी कि बस जाति। हिंदू बचेंगे सिर्फ समाज में। तो सावरकर जी को लोग मानते तो हैं, लेकिन बस कुछ बातों को मान के जो है ना मोटिव जो है एजेंडा चलता है, आज हम लोग शिकार हो चुके हैं एजेंडे के। पहली बात तो होता है ना कि उनको मानते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते। हमारे मूल में कुछ रहा ही नहीं है। आज आप कोई 10 लोग को ले आइए जिसे विचारवान हो, इनका अपना कुछ विचार था, अपना इस थॉट हो कि भाई मैं इस थॉट पे, इस विचार पे, इस मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूँ, 10 लोग खोजेंगे आप नहीं पाएंगे। तो समाज के पतन का बहुत बड़ा एक घटक ये मान सकते हैं आप इसको जो है। और समाज में अध्ययन कमी है, और समाज आज विकास नहीं विवाद चाहता है। और आज के जन नेता सबसे गंदे विषय होंगे तो आज हमारे हमारे डिबेट के लिए जो है आर्थिक नीति चरम पे, मतलब अब पतन की तरफ बढ़ रही है। देश का लोकतंत्र, देश की व्यवस्थाएं चंद गुटबाजों के रूप में है ना, गुट के रूप में सीमित रह गई हैं। तो अच्छे लोग हैं ना तो मतदान करने आ रहे हैं ना बोलने आ रहे हैं। तो ये स्वार्थ जो है उनको ले डूबेगी। हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी, हमारे आने वाले बच्चे विकलांग पैदा होंगे, विकलांग मानसिक रूप से होंगे, सोच नहीं पाएंगे वो। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज भारत में मतदान प्रतिशत इतना घट रहा है, चिंता का विषय है। चलिए हम लोग थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा करेंगे, अंत में करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपकी जो किताब रही है रामेश्वरा, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थोड़ा इत्मीनान से खुलकर आप उस पर अपना विषय रखिएगा। कहाँ से विचार आया कि ये पुस्तक लिखनी है और उसके बाद इतना सुंदर सा टाइटल इस बुक का? अश्लीलता एक शब्द था, अभी आपने कहा तो मेरे जी। कुछ मित्र से मैंने भी कहा भाई किताब लिखनी है, हम्म, लोग पढ़ेंगे थोड़ी किताब था। हम्म, और मेरे बाबा का नाम था स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, जी, और मेरे बड़े प्रिय रहे हैं। मैंने कहानी में उनको सुना था बचपन से ही। हम्म, 1983 में उनकी हत्या हो गई थी, तो दुर्भाग्य हम लोग का था। अच्छे आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो उनका नाम था, तो उनके नाम से मैंने रामेश्वर शब्द दिया कि भाई बाबा जी का नाम भी करना है, पापा का नाम तो होना होना है, लेकिन उनके पिता थे, तो हमने शुरू वहां से किया रामेश्वर। तो मेरी कहानी में रामेश्वरा जो है जी। तो उसका नाम वही, तो कहानी में रामेश्वरा भाई। वो उसका एंड जो है बड़ा खूबसूरत सा होता हाँ, है, थोड़ा सा कंफ्यूज करके बाद में अश्लीलता अंतिम मैंने में ले लोगों से जाता मैंने है। बात जब कही कि भाई किताब लिख रहा हूँ, किताब टॉपिक क्या रहे, तो लोगों ने कहा कि मजा आए पढ़ने में। हम्म, 100 में शायद 90 लोगों ने कहा कि भाई इसमें रेप घटना है, रेप सीन आ जाए। हम्म, अभी अपने असली बात तो मैंने उसी पे कहा कि भाई डिमांड जो है सप्लाई वही होती है। वही होता है। लेकिन मेरी किताब में आप आंशिक रूप से तरफ एक सिंबॉलिक कार्य पाएंगे। मैंने अपनी पूरी कहानी में कहीं पे इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल। इससे भाई व्यक्ति का मतलब एक नैतिक पतन हो जाए। एक गरिमा अवधि में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो अवध है सबको पानी बनाता है, लेकिन इसको खास करके अपना जो पूर्वांचल का बेल्ट है जो पूर्वांचल का आपका, ये अवधि बड़ा खतरनाक क्षेत्र अवधि है। है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अवधि पे अच्छा काम कर पाया। और कहानी शुरू होती है, दो दोस्त थे, दोस्ती की बड़ी मिसाल, दोस्ती की एक अद्भुत मिसाल की दोस्ती कितनी, इस जीवन में दोस्ती ही सबसे अच्छी रिश्ता होते हैं। सबसे अच्छा। दोस्त जो होता है आजीवन आपके मरने के बाद भी और मरने के साथ भी, जीवन के हर पड़ाव पे दोस्त है जो बचाएगा आपको, आपकी हर बुराई से अच्छाई से। आपको देखिए आज हम आप बैठे हुए हैं, विचार कुछ भी रहे, लेकिन हमारा संबंध कभी खराब नहीं हुआ। कभी नहीं। दोस्ती ऐसी रिश्ता, ऐसा ऐसा बंधन होता है जो बिगाड़ती भी बनाती भी है, निर्णय आपके ऊपर रहता है। और कहानी दोस्त से शुरू होती है, और कहानी समाज के संगीन अपराधों पर, ऐसे आज बलात्कार एक बहुत ही निर्मम घटना है। और बलात्कार पर शायद अगर आपका निर्णय समय से नहीं आता, अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, 4-5 साल में निर्णय कोर्ट से आ रहे हैं, तो भाई ऐसे में जो पीड़िता का परिवार है वो तो खुद के मर जाएगा, समाज टूट जाता है। तो हमको इस मामले पर खुल के बात करना चाहिए। आज समाज के तमाम वर्गों में, अच्छे अच्छे घरों में मैंने ऐसा घटना पाया है, लोगों से बताया है कि मतलब परिवार की जो स्थिति है बड़ी दयनीय रही है। विवाह जो है, मैं मानता हूँ कि जो विवाह है ये आज अरेंज मैरिज, इसको मैं अरेंज रेप मानता हूँ। मेरा खुला चैलेंज ये है, मैं इसको अरेंज रेप मानता हूँ। इसमें स्त्री की अपनी राय कहाँ है। आज पुरुष इतना मतलब महत्वाकांक्षी हो गया है। आज जब बड़े वर्ग में कोई जाति नहीं होती है, कोई समुदाय नहीं है, लेकिन आज जब सिर्फ मध्यम वर्ग में जो है तमाम आडंबर और जातिवाद, तमाम भावनाएं सिर्फ उनके लिए रह गई हैं। उच्च कुल में कोई दिक्कत नहीं है, अरे फलाने साहब बहुत बड़े आदमी है, बड़ा पैसा है, अरे वो उनके बराबर करो। तो मेरी कहानी शुरू यहीं से होती है, मित्रता और से ही मेरी शुरुआत कहानी शुरू होती है, और मेरी कहानी में प्रेम के लिए एक सराहनीय स्थान है, क्योंकि प्रेम ही जगत के लिए, संसार के लिए सार है।
और बड़ा कह सकते हैं ना कि जैसे इसको पिरोया गया हो, एक-एक मोती, समाज एक-एक के मोती हर उसमें। घटनाओं को जोड़ते हुए आज एक आदमी के जीवन में नैतिकता, सामाजिकता, जी, हर वर्ग को समेटते हुए अध्ययन को मतलब हर स्तर को देखते हुए जो है हर वर्ग जीवन के हर रंग के पहलू को समेटते हुए मैंने इस किताब को लिखा। उस किताब का अगला अंक छाछंग के रूप में आपको बीच आने वाला है। चलिए और उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। छात्र और संघ जैसे वो रामेश्वरा कहानी जो है वो पूरा लगता है कि अपने ही आसपास के ही, जो क्योंकि मैं भी यहीं आपके आसपास का ही हूँ, तो लगता है कि एकदम ये घटना यहीं बगल में ही कहीं चल रही है। मैंने या शुरू से कहा कि मैं साहित्य का उपासक और है ना कोई साहित्यकार नहीं, कोई व्यक्ति होगा तो क्या लिखता है वो जो देखता है। जो दिखता है वही लिखता और है। मुझे घूमने का शौक बचपन से घुमक्कड़ रहा हूँ। और आप लोग की बातें यादें उस पुस्तक में हैं, आप अगर पाएंगे शायद तो कुछ संवाद उसमें आपके भी होंगे जीवन में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें पढ़ने के बाद लग रहा था ना कि यहाँ तक तो यार ये, इसको मेरी तो मैं कहानी देखा हूँ। ये जो लिखा हुआ है इसको तो मैं देखा हूँ तो इनके साथ। व्यक्ति के जीवन में ही होता है कि आप जो अध्ययन करते हैं, आप जो आपके जो अनुभव होते हैं वो एक संग्रह बनकर साहित्य बनती है, कविता बनती है। और इस तरह मैंने किताब को लिखा और किताब लोगों ने बड़ा पसंद किया, उसकी मांग बढ़ी। वह किताब फिर से मार्केट में और छाछंग और रामेश्वरा साथ में आने वाली हैं। और आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि पुनः छाछंग को और बिल्कुल रामेश्वरा को आप लोग वही प्रेम दें। वही ढेर सारी शुभकामनाएँ, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएँ आपको। लेकिन एक छोटा-सा आप अपनी यात्रा बताइए कि कहाँ से ये पुस्तकों के बीच से, साहित्य के बीच में और फ़िल्म की दुनिया में जाके और लगभग देश के अलग-अलग राज्यों में घूमना, लोगों से मिलना, पहचान बनाना, जो एक छोटा-सा बस्ती जिले का व्यक्ति लड़का है, वो आज इतना नाम अपना वर्चस्व बना के रखा है। मैं तो वर्चस्व ही कहूँगा कि लोगों के बीच में लोकप्रिय है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, छोटे हैं, बच्चे हैं, बड़े उम्र के लोग में भी, उसमें भी आप काफ़ी लोकप्रिय हैं और माने जाते हैं। क्या कहानी रही कि यहाँ से निकल के आपको बाहर जाने के लिए क्या संतुष्टि हुई? बता पूछा था ना मैं आपसे कि संतुष्ट कब होंगे? मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि लोगों ने मुझे स्वीकार किया, मुझे बिल्कुल। प्रेम दिया। ना वर्चस्व ना कुछ है, मैं इसको अपना उनका प्रेम मानता हूँ। उन्होंने मुझे अपने पात्र के है ना उस लायक समझा कि मुझे इतना प्रेम दिया, मैं उनके प्रेम पर खरा उतर जाऊं, तब मुझको संतुष्टि मिल जाएगी। आज जो मेरे लोग हैं, मेरे मरने के उपरांत तक मेरे मेरे बाद भी मुझे ऐसा बोले कि भाई वह व्यक्ति सरल आज भी है, सुलभ आज भी है। हुँ। तो मेरे संतुष्टि का वही एक लक्ष्य है कि भाई मैं आज जो हूँ, जिस तरह हूँ, आपके रिश्ते मेरे से बने रहें। और मेरा परिवार, मेरा देश, मेरे लोग, मेरी जनता, हर वर्ग के व्यक्ति, मैं इन जातीय व्यवस्थाओं में आडंबर नहीं पड़ता हूँ। मैं हर व्यक्ति का हूँ, हर गरीब का हूँ, हर अमीर का हूँ, जो मुझे अपना जैसा माने मैं उनके पहलू में ढलने के लिए तैयार हूँ। बस मैं न्याय के लिए, सत्य के लिए हर स्तर पर लड़ना भी जानता हूँ और अपने लोगों के लिए लिखना भी जानता हूँ। कि जिस जिस तरह हो पाए संतुष्टि वही है ना कि अपने लोगों के लिए कुछ रोजगार कर पाइए आप। तो मेरा पहला उद्देश्य है अपने जनपद के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए कुछ कर पाऊँ। संतुष्टि के लिए इससे बड़ा माध्यम कुछ भी नहीं है। तो क्या वैदिक द्विवेदी बड़े पर्दे बॉलीवुड में भी दिख सकते हैं क्या? बिल्कुल थपेड़े लगाते हुए मुझे अवसर मिला। मुझे ये जो नौका है डगमगाती गई और चलती गई। साउथ में, बेंगलुरु मैंने, कर्नाटका में मैंने फिल्म में काम किया, अवसर मुझे मिला। कुछ मेरे साथी रहे हैं, जी। मेरे मामा के बड़े बेटे हैं मनोज पांडे जी, मुझे उन्होंने काफ़ी गाइडेंस दिया और एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं। मेरे जीवन में उनका बड़ा अच्छा योगदान रहा है और मेरे यहाँ तक होने में उनका मतलब एक अच्छा रोल रहा है। वह व्यक्ति ऊर्जावान है और अच्छे अभिनेता भी हैं। शुभकामना उनको भी है कि भाई कम से कम मुझे अच्छे लोग मिले। अब मैं आज जो भी हूँ मेरे लोगों से हूँ। मुझे लोगों ने कहा कि आप ये करिए, वो करिए, मैंने उस पर अमल किया। मेरे होने में कोई और की कहानी है, मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई और खड़ा हुआ कोई है। और की कहानी। मैं जो हूँ भाई साहब, मैं आज भी कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे पीछे एक पूरी मीनार खड़ी है, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग खड़े हुए हैं। आज शायद मैं जो बोल पा रहा हूँ, जो कह पा रहा हूँ, वो उनकी ही देन है। और मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे परम साथी हैं और मैं उनका आजीवन है ना इस जीवन के है ना प्राण देकर भी उनका जो ऋण है मैं अदा बिल्कुल, नहीं सकता। मैं दोस्ती के लिए, रिश्तों के लिए, अपने उन साथियों के लिए, और जो मेरे आज पर्दे के पीछे जो मुझे वैदिक बना दिए, जो मुझे छाछंग से उठाकर आज इस पहलू पर लिया कि आज आप लोग मुझे मुझे सम्मान दे रहे हैं, अपने का वर्चस्व है, तो वो प्रेम है। और मैं उनके इस प्रेम के लिए जो है आजीवन समाज के हर पहलू पर लड़कर भिड़ कर जान देकर मैं उनके लिए हाजिर रहूंगा। और ये चलिए उनको बिल्कुल वचन ये भी है। आपका बड़पन है कि आप इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना जो आप श्रेय है वो अपने लोगों को देना चाहते हैं जिन्होंने आपका सहयोग किया। जीवन के जब हम किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं या फिर आगे बढ़ते रहते हैं तो कई बार निराशा भी हाथ लगती है। उस निराशा के बीच में आपको प्रेरणा कहाँ से, ऊर्जा कहाँ से मिली कि फिर नहीं, फिर से आगे बढ़ना है? वही रिश्ते काम आते हैं जब जुनून आते हैं, जानते हैं। मैं कहता हूँ प्रेम करिए आप।
प्रेम एक ऐसा पवित्र बंधन है जो आपको हम्बल बनाएगा, झुकना सिखाएगा कि भाई प्रेम में नहीं कि मतलब प्रेम का कोई दायरा होता है। प्रेम कैसा है, प्रेम आप खुद तय करिए आपके लिए प्रेम क्या है, और प्रकृति के पास रहिए। निराशाएं तो क्या है भाई, जीवन का हिस्सा है। आज मैं किताब लिखा हूँ, किताब में 100 रंग हैं। जीवन में हर रंग का होना और दर्द के अंतिम पहलू पे उजरना, ये एक साहित्यकार का सौभाग्य के साथ कार्य होता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं यार दर्द को देखा और जाना, ये एक वरदान है ना। गरीबी भी अपने आप में वरदान होती है। बिल्कुल। अगर मैं आज जानता नहीं दर्द क्या हो तो मैं क्या लिखता आपको। आप क्यों पूछते भाई कि आपने कैसे लिखा। एक काल्पनिक तो भाई ठीक है, कल्पना कर लिए, लेकिन जो है ना एहसास जो होता है जीवन में आपके, और प्रेम ही वह माध्यम है जो आपको जीवन के हर पहलू में एक दीवार बनकर बचाएगा, आपके साथ रहेगा। प्रेम सिर्फ वो माध्यम है और जीवन में कोई वो माध्यम नहीं है जो आपको इस संसार में बचा ले जाए। एक बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि जो ये गरीबी है, ये एक वरदान है, ये अभिशाप नहीं है, ये एक वरदान है कि हमको किसी भी इस परिस्थिति से निकल कर और समाज आज जिसको अच्छा मानता है, उस परिवेश में हमको पहुँचना है। तो साहित्य के विषय में आपसे पूछेंगे कि साहित्य में आपका कौन गुरु रहा है कि किसको देख के आप आगे बढ़ते रहे? पुराने साहित्यकारों में प्रिय साहित्यकार कौन है? भाई कोई किसी गुरु चेला नहीं होता है जीवन में, सब अपने प्रेमी और शुभचिंतक होते हैं। जिससे प्रेम हो जाए, देखिए शिव जी हैं, अब आपने गरीबी का नाम लिया तो उनसे बड़ा गरीब कौन है, उनसे बड़ा अमीर कौन है। मेरी कहानी में वाराणसी का नाम जब दिख रहा है, मरने के बाद बराबरी मिलता जाएंगे आप। गद्दा बिछना बिल्कुल नहीं मिलना है। एक चेतना हमारे है कि भाई कितना कमा लो आप। तो प्रेम, मैंने कहा प्रेम तो शुरू से प्रेम करिए आप समाज में हर वक्त से। साहित्यकार में भाई रचनाएं सब अच्छी ही होती है मेरे लिए। मैं उस लायक नहीं मैं समझ पाऊँ। रचनाएं सब अच्छी हैं, जो भाई लिख रहा है व्यक्ति भाई मुझसे बेहतर लिखा होगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। रचनाएं कोई खराब नहीं होती हैं, कोई बेकार नहीं होती हैं। हमारा अपना एक पात्र है, कितना उसको हम समझ पा रहे हैं, एक सीमा हमारी है। रचनाएं सब और सब मेरे प्रिय हैं। और मैं शिव जी को बड़ा प्रेम करता हूँ। उनकी तरह फक्कड़ी और है ना ये बस में रमाए जटा लहराए, मेरे कुछ गाने भी आने वाले हैं जुलाई में आपके लिए। बिल्कुल, तो ये सब जो अभी दिख रहा है जीवन का हर रंग जियो, यही है कि भ्रम से ऊपर उठकर जीवन के हर पहलू पे जीकर आप देखिए, अपने आप को तराशिए। आपका जीवन आपको आपको मिला है। अगर आप है ना लीक पर चलेंगे, कुछ लाइन दी जाए तो लीक लीक कह कर चले, है ना दो ही मतलब लीक पर चलेंगे आप तो कोई इतिहास को समझ नहीं पाएंगे, चीजों वो को लीक जान नहीं छोड़ पाएंगे। दो चले ही चले शायर हैं, सिंह लीक छोड़। हाँ, दो ही चले हैं, नहीं शायर तीन चले हैं। तीन चले शायर सिंह सिंह कपूत ऐसे कुछ कपूर करके, जो ऐसे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सपूत होता है, कपूत नहीं, सपूत। सपूत था। लेकिन ये है कि मतलब लीक पर चलकर कुछ बदलाव नहीं होता है, व्यवस्थाओं को समझना चाहिए। आप करिए, लेकिन एक सीमा होती है। बिल्कुल। इस किसी जमाने में सती प्रथा जैसे तमाम दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, आज भी जो चीजें हैं, आज मैं देखा हूँ भाई साहब, आजकल लोग बड़े दुखी रहते हैं इस बात से, विवाह कैसे करेगा ना, आज बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा विषय है क्योंकि समाज का परिवेश इस तरह से हो स्त्री चुका के है। लिए समाज में सम्मान बिल्कुल रह नहीं गया है। बहुत न्यूनतम लोग आज हैं जो उनके विचार स्वच्छ हैं, चरित्रवान हैं। तो मेरी कहानी, मेरी किताब में आप पाएंगे कि स्त्री समाज के लिए मैं एक हम्बल, क्योंकि शायद मैंने वो देखा है करीब से, संस्थाओं में रहते हुए मैंने देखा, समाज गांव में देखा मैंने। स्त्री के लिए जो दुस्साहस भी है आज़ादी के बाद भी, अगर आज हीरा मंडी में इतने बड़े डायरेक्टर ने आज कह दिया है, बातों कह रही, इतने बड़े लोग तो बोल रहे हैं ना, तो भाई कमी रह गई है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं हमको आपको अपनी बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, मैं अपने माँ के लिए, अपने बहनों के लिए एक अच्छा भाई, जो अच्छा बेटा बनना पड़ेगा। अच्छा बेटा बनना पड़ेगा। चलिए बात को समाप्त करें उससे पहले कि जो कि मैं आपका परिचय करा चुका हूँ एक साहित्यकार के रूप में, तो कुछ आपके द्वारा जो लिखी गई दो चार पंक्ति हो वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। मेरी पंक्तियां हैं, लौट भी आए तो हमको क्या मिलेगा, लौट भी आए तो हमको क्या मिलेगा, इश्क में फिर से नया धोखा मिलेगा। और चिट्ठियां फिर चलन में आ गई तो हीर को फिर से वही रांझा हाँ मिलेगा। जी। है बरेली और तुम ये पूछते हो, है बरेली और तुम ये पूछते हो, क्या यहाँ पर कान का झुमका मिलेगा। तो ऐसे कुछ चीजें वाह हैं। वाह। और जीवन में यार आप लोगों से इतना मेरी अनुरोध है कि चीजों को पास से देखिए, जीवन मिलता जैसा भी है, एक ही बार मिलना है। आज हिंसक ना बनिए आप, हाँ है ना, सरल रहिए, हम्बल रहिए। अब प्रकृति से प्रेम करिए, प्रकृति ही जननी होती है, गुरु होती है, माँ होती है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि जो ये आज का जो ये रील्स और वीडियो का ट्रेंड आ चुका है, इस बीच में युवा जो है किताबों से भाग रहा है, ठीक इसके ना? लिए और
किताबों से जोड़ने के लिए आप युवाओं को एक आध दो अपनी पसंदीदा पुस्तक जो शेयर करना चाहते हो। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आज चुनाव में देख रहे हैं व्यापक स्तर पर जो हर पार्टी हर दल के लोग जो है आईटी सेल का डिमांड बढ़ गया है। आजकल लोग आईटी, पहले आईटीआई था, आईआईटी रहा होगा, आज सिर्फ क्या वो सब बचा हुआ आईटी सेल। उसका यूज भी तो पर्याप्त सरकार मात्रा में। सरकार जिम्मेदार उसके लिए है, उसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार है, उसके लिए अध्यापक जिम्मेदार हैं, उसके लिए माता पिता खुद जिम्मेवार हैं। बच्चों से बचने के लिए, उनके है ना हरकत से बचने के लिए, बच्चा रोए ना तो आपने फोन पकड़ा दिया। तो जब बच्चा बड़ा हो गया, आप उनको बुलाए ना तो आपको लाठी पड़ा गया कि भाई चलो खेल ले आराम से जो है। बच्चों को आज एक है ना एक बाप बनना चाहिए। पहले आप माता, एक अच्छा माँ बनिए, अच्छा पिता बनिए, तब आपको अच्छा बेटा मिलेगा। यदि आप रील्स में और जिंदगी जी रहे हैं तो आपको बेटा रील्स वाला ही मिलेगा, मैं आपको वचन दे रहा हूँ। अच्छी, काफ़ी अच्छी लंबी और बातचीत हम लोगों के बीच में हो गई और समय का पता ही नहीं चला। और इस छोटी सी बातचीत में देखिए साहित्य के विषय में, देश दुनिया के विषय में, स्त्री के विषय में, जाति के व्यवस्था के बारे में खूब अच्छे से और विस्तार पूर्वक बातचीत हुई। और इसी तरह की खास बातचीत के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अनुराग जनस्वराज।